हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कहाँ पर अप्लाई होते हैं? किरचॉफ लॉ को हम अप्लाई करते हैं जहाँ पर सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट से हम किसी सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकते। हमने लास्ट वीडियोस में देखा है कि सीरीज पैरेलल सर्किट होते हैं जिसमें हम किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं और जिसमें ओम्स लॉ को लगाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ओम्स लॉ को लगाकर हम किसी आसानी से किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते, किसी सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकते। वहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हैं। जो आज के टॉपिक का कंटेंट होगा उसमें हम पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल एंड लास्ट में मैंने प्रॉब्लम्स रखी हुई हैं आपके लिए, तो आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इस वीडियो को आप सारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जो प्रॉब्लम है बहुत ही बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं और ये जो नॉलेज है आज की इस वीडियो में आपको जो मतलब सीखने को मिलेगा वो आप जेईई के पेपर को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। उसमें जो कंसेप्ट आएंगे वो इसमें से ही आएंगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं करवाऊंगा, एडवांस भी करवाऊंगा, पहले आप बेसिक को सीख लें ताकि जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए और जो कंसेप्ट बिल्डिंग है आपकी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। यदि मैं इस वीडियो में आपको बहुत डिफ़िकल्ट करवा दूंगा तो आप जो डीमोटिवेट भी हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, क्यों करें, हम एग्ज़ाम क्लियर करना तो हमारे बस की बात नहीं है। सो इन चीज़ों को दूर करने के लिए मैंने आपको सिर्फ इसमें बेसिक कंसेप्ट और बेसिक न्यूमेरिकल करने बताए हैं। कंसेप्ट वही रहेंगे, कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल जो सिंपल होंगे उसको मैं आपको जो बाद में वीडियोस बनाऊंगा उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करूंगा। जैसे मैंने जहाँ पर सिर्फ वोल्टेज सोर्स के न्यूमेरिकल करवाए हैं आपको, वो आगे जो मतलब मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको मैं करंट सोर्स के न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा कि जो सोर्स है वो इंडिपेंडेंट सोर्स है या डिपेंडेंट सोर्स है, कौन सा हमने मतलब सोर्स यूज़ किया है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, केवीएल से। केवीएल की डेफिनेशन क्या कहती है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट इज ऑलवेज जीरो एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है। सबसे पहले क्या है कि जो ब्रांचेस है वो देख लीजिए कौन कौन सी है। ये है ब्रांच, ठीक है स्टूडेंट। ब्रांच की, लूप की, मैश की वीडियो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में आपको उसको सिखाया हुआ कि ब्रांच क्या होती है, लूप क्या होता है, जंक्शन क्या है, ये सब कुछ नोड के बारे में बताया हुआ है। लास्ट वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने सर्किट को सॉल्व करना है तो ये कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सर्किट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको जंक्शन के बारे में, नोड के बारे में, मैश के बारे में, लूप के बारे में, ब्रांच के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक का मतलब होता है जो सिंपल हम जोड़ करते हैं किसी चीज़ का, सिंपल हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं, जैसे 4 + 3 + 5, ये क्या है? अलजेब्रिक सम है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच वोल्टेजेस, ऑल ब्रांच वोल्टेजेस। ब्रांच वोल्टेजेस क्या है? एक ये वाली है V1, V2, V3 अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इन अ सर्किट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, हमारे पास अब इसको डीपली समझते हैं हम कि हमारे पास टोटल वोल्टेज कितनी है? VT। हमारे पास टोटल वोल्टेज कितनी है? VT है। और उसके इक्वल क्या है? सीरीज में क्या डिवाइड होता है? वोल्टेज डिवाइड होती है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज को हम डिवाइड करते हैं, जो सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होती है, और पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो करंट फ्लो कर रहा है इस वोल्टेज के कारण वो क्या है? I है। और सीरीज जो सर्किट होता है उसमें करंट के पास सिर्फ एक ही पाथ होता है, वो एक सिंगल पाथ में फ्लो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। और जो सर्किट करंट है वो सेम रहता है, सभी जो मतलब सर्किट में पैरामीटर्स लगे होंगे, एलिमेंट्स लगे होंगे, उसमें जो करंट है सेम रहता है।
आई करंट फ्लो किया, किसमें फ्लो किया? सबसे पहले R1 में से, मैंने लिख दिया R1। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो V किसके इक्वल होता है? I इंटू आर के होता है। V किसके इक्वल होता है? I इंटू आर के। जो V है वो क्या है? वोल्टेज ड्रॉप है। जो V है वो क्या है? वोल्टेज ड्रॉप है। तो जे क्या है? जे वोल्टेज है, मीन्स कि जो EMF का सोर्स है, जो हमको सर्किट में कुछ काम होने के लिए, कुछ काम करने के लिए हमको एनर्जी दे रहा है, जो वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, जिसके कारण करंट फ्लो कर रहा है। और इन रजिस्टेंस में क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है? कि जो काम कर रहे हैं उसके बदले में जो हमारी एनर्जी है कंज्यूम हो रही है। जैसे गीज़र है, जैसे कोई भी घर में अप्लाइंस होते हैं, लाइट ही ले लो, जो लैंप होते हैं उसमें क्या होता है? करंट फ्लो करता है, और वो करंट जब फ्लो करेगा तो हमें क्या मिलेगा? लाइट एनर्जी मिलेगी। उसके बदले में क्या है? हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। उसका कारण यही है कि जो जब भी कोई सर्किट में काम होगा तो उसके बदले में एनर्जी जो है हमारे पास लॉस्ट होगी, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप आएगा वहाँ पर। और सेकेंड क्या है? जो करंट फ्लो किया, सेम करंट फ्लो करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर भी क्या लिख दिया? I इंटू R2, जो वोल्टेज 2 के अक्रॉस वोल्टेज है, जो ड्रॉप रेजिस्टेंस 2 में होगी। सिमिलरली I इंटू R3। अब जो टोटल वोल्टेज है, मतलब जो EMF है हमारे पास, वो किसके इक्वल आ जाएगी? V1 प्लस V2 एंड V3। और यदि हम इसका सम करेंगे तो जो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जितनी वोल्टेज है जहाँ पर उतने ही ड्रॉप होंगे इस सर्किट में। जितना EMF का सोर्स है, जैसे देख लो फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर 12 है वोल्टेज का सोर्स, 12 वोल्ट है, तो इन सब वोल्टेज ड्रॉप है, उसका सम करके हमारे पास कितना आएगा? 12 आएगा। कि जो क्लोज पाथ होता है उसमें जो वोल्टेज का सोर्स होता है और जो ड्रॉप होते हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जितना मतलब ड्रॉप आ रहा है उतना ही वोल्टेज का सोर्स होगा हमारे पास। अगर हम उसको सम करेंगे, उसको प्लस करेंगे, तो वो 0 हो जाएगा। जैसे देखो कि 12 है वोल्टेज, मैंने जहाँ पर 12 लिख दिया, प्लस माइनस करते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल करना है, तो माइनस जो मैंने कहा ड्रॉप है वो भी कितने होंगे? 12 ही होंगे। जितना सोर्स है उतने ड्रॉप होंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं दोबारा हम। किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये सारी वोल्टेजेस हैं, अगर इसको हम सम करेंगे इसका, तो जो आंसर है हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लूप रूल भी बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको MCQs, इससे रिलेटेड आपको MCQs पूछा जा सकता है, जो उसमें लूप रूल की ऑप्शन भी होगी। आप जो करेक्ट ऑप्शन होगी आपके लिए, उसको आप क्या कहेंगे, मतलब कौन सी करेक्ट ऑप्शन को आप टिक करेंगे? लूप रूल की ऑप्शन को। V1, V2, V3 ये क्या है? जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है जो अलग अलग रेजिस्टेंस दी हुई है उसके क्रॉस। सीरीज सर्किट है इसलिए वोल्टेज जो है डिवाइड हो रही है। पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है, सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होती है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा ड्रॉप का वो कितना आएगा? J1। अगर हम इसमें इक्वल का साइन हटा देंगे तो J क्या होगा? माइनस का हो जाएगा, और जो हमारा रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 0। अब इसको देखो, अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs का मतलब जो भी उस सर्किट में EMF के सोर्स लगे होंगे, इज इक्वल टू मैंने लिखा है जहाँ पर, सम ऑफ इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। जो मतलब वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्या कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ? किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें कहता है कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs है, जितनी भी EMFs के सोर्स लगे हैं वो किसके इक्वल हैं? जो ड्रॉप हो रहे हैं किसमें? सर्किट में हो रहे हैं। सबका हम प्लस करेंगे, सबको हम सम करेंगे। अलजेब्रिक का मतलब सिंपली आप समझ लीजिए, सिंपल सम कर रहे हैं हम। 10, 12, 14, 18
100, इस तरीके से आप इसको सिंपली उसको जोड़ रहे हैं। अलजेब्रिक का मतलब ये होता है। नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। जो इसमें क्या फाइंड करना है, हमने v1 को फाइंड करना है। v1 क्या है हमारे पास, कुछ नहीं दिया गया, जो क्वेश्चन मार्क है। v2 की वैल्यू कितनी है, 7। सबसे पहले आप एक सिंपल इक्वेशन बना लीजिए, क्योंकि सीरीज सर्किट है इसलिए जो वोल्टेज डिवाइड हो रही है, और जो वोल्टेज डिवाइड हो रही है जब उसका सम करेंगे तो सेम जो टोटल वोल्टेज होगी उसकी इक्वल आ जाएगी। टोटल वोल्टेज कितनी है हमारे पास, 50 है, एंड v1 की वैल्यू गिवन नहीं है, बाकी सब वैल्यू दी गई हैं। v2 की वैल्यू कितनी है, 7, v3 की वैल्यू 3 एंड v4 की वैल्यू 2 है, और प्लस करके मेरे पास कितना आ गया, 50 इज इक्वल टू v1 प्लस 14। v1 इज इक्वल टू 50 माइनस, अब मैंने क्या किया कि इस 14 को मैं दूसरी साइड पे ले गया और 50 माइनस 14 किया तो कितना आ गया, 36। v1 की वैल्यू कितनी होगी, 36। अब देखो इसमें सिंपल सम कर रहे हैं ना, इसको भी अलजेब्रिक सम बोलते हैं, सिंपल जो सम करते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट the sum of currents entering into any node is equal to the sum of the currents leaving that node। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या है, जो करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, किसमें, जो डिफरेंट ब्रांचेस है उसमें। जो करंट इस रेजिस्टेंस को गया उसको हमने I1 बोल दिया, दूसरी रेजिस्टेंस को गया उसको I2 बोल दिया, और तीसरी रेजिस्टेंस को जो गया उसको बोल दिया हमने I3। जो करंट लीव करेगा, जो करंट एंटर करेगा वही करंट लीव करेगा दूसरे एंड से, ठीक है। जहाँ पर जो करंट आएगा उसको कह देंगे I1, इस करंट को कह देंगे, जो नेक्स्ट करंट है उसको I2 बोल देंगे, एंड जो थर्ड वाला करंट होगा उसको क्या बोल देंगे, I3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो करंट एंटर कर रहा है सेम क्वांटिटी में जो करंट है, जो सेम वैल्यू का करंट है, लीव करेगा किसी जंक्शन को, ठीक है। किसी नोड में जो है करंट एंटर करेगा, जो करंट की वैल्यू एंटर करेगी वही करंट लीव करेगा। अगर जहाँ पर IT की वैल्यू 10 एम्पियर है तो जो करंट यहाँ से लीव करेगा, नोड को लीव करेगा, जहाँ से इस नोड से लीव करेगा, वो भी कितना होगा, 10 ही होगा, वो भी कितना होगा, 10 होगा। किरचॉफ करंट लॉ को हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। किरचॉफ करंट लॉ को क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल। अब थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं इसको। क्या है कि जो करंट नोड की तरफ जाएगा, जो नोड में एंटर करेगा जाकर, उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। जहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, पॉजिटिव I1। जो करंट लीव करता है किसी नोड से उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैंने सीधा ही सॉल्व कर दिया, आपको समझा देता हूँ मैं। I1 क्या है, एंटर कर रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव लिख दिया, और I2 क्या है, लीव कर रहा है किसी नोड को, तो वहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, माइनस लिखूँगा। यहाँ पर आ जाएगा -I2। अब I3 भी लीव कर रहा है किसी कंडक्टर में से और नोड में से निकल रहा है, इसलिए माइनस का साइन मैंने डाल दिया और इसको भी क्या लिख दिया, -I3। अब I4 है, वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, मीन्स किसी नोड में जा रहा है, तो उसको क्या है, उसको क्या लिख देंगे हम, +I4। क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, +I4। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि एंटर कर रहा है। जो करंट लीव करेगा किसी नोड को उसको हम माइनस कंसिडर करेंगे, और जो करंट एंटर करेगा उसको हम प्लस कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे उसकी तरफ। और आप सोचो कि I5 एंटर कर रहा है तो इसको क्या लेंगे, आपके अकॉर्डिंगली क्या आएगा, I5 को क्या लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको भी हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि ये नोड की तरफ जा रहा है। इसका जो पॉइंट है, जो एरो की डायरेक्शन है, वो नोड की तरफ है। अगर नोड की जो इसकी डायरेक्शन है नोड की तरफ है, एरो की डायरेक्शन जो है नोड की तरफ है, तो इसको पॉजिटिव लिख दिया। अदरवाइज ये करंट नोड की तरफ ना होता तो इसको हमने क्या लिखना था, नेगेटिव लिखना था।
और इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गया, जो ये टोटल इक्वेशन होगी, पूरी इक्वेशन होगी जो मैंने लिखी है, जो किसके इक्वल होगी, 0 के। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन और पॉइंट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट और जंक्शन और नोड। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन, नोड और पॉइंट इज ऑलवेज 0। जो किसके इक्वल आएगा, 0 आएगा, क्योंकि नोड पे करंट कभी नहीं रुकता। नोड पे जो करंट है हमारा कभी नहीं रुकता, जो करंट आएगा इस नोड में वो बाहर चला जाएगा। आप एग्जाम्पल की तरफ से ले सकते हैं, आपके पास एक एग्जाम्पल है, आपने देखना कि जो इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पर एनर्जी मीटर लगे होते हैं। जो एनर्जी मीटर क्या है, हमारा एक पॉइंट है, उसमें करंट आता है और साथ में जो करंट है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। आप इसको एमसीबी की एग्जांपल ले सकते हैं। एमसीबी में क्या है, करंट आया एक लीड का और इसको हमने एक रूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग ब्रांचेस में। तो मतलब करंट जो है वहाँ पर नहीं रुकेगा, करंट जो है, जो करंट आ रहा है वो बाहर भी जाएगा, जो करंट एंटर कर रहा है किसी नोड की तरफ वो लीव भी करेगा। अब जे सॉल्व करके मैंने क्या किया, जो माइनस वाले हैं वो इक्वल के एक साइड लिख दिए, जो प्लस वाले हैं जो इज इक्वल के दूसरी साइड लिख दिए। इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। इसका मतलब क्या है कि जितना करंट एंटर किया वो किसके इक्वल होगा, जितना करंट लीव कर गया उस नोड को, जितना करंट आउटगोइंग करंट, जो आउटगोइंग करंट है उसकी इक्वल हो जाएगा। सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, ठीक है, जहाँ पर क्या है I1 प्लस I4 प्लस I5, और कौन कौन सा करंट लीव कर रहा है, I2 एंड I3। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल कर लेते हैं एक। इसमें क्या है कि हमारे पास, अब ये आपने करना है इसको सॉल्व, कोशिश करो कैसे है। सबसे पहले हमारे पास 5 कंडक्टर हैं जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। एक है I1, I2 जो करंट है, I3, I4 एंड I5। इसमें जो वैल्यू है वो एक की गिवन नहीं है, बाकी सब करंट्स की वैल्यू गिवन है। तो एक करंट की हमने वैल्यू, जो I4 करंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सिमिलरली मैंने जैसे बताया था आपको कि I1 क्या है, एंटर कर रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिख दी। I2 क्या है, लीव कर रहा है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिख दिया। I3 एंटर कर रहा है, पॉजिटिव। I4 का नहीं पता हमें, इसलिए क्योंकि ये भी लीव कर रहा है इसलिए इसका साइन जो है नेगेटिव ही होगा। एंड लास्ट में I5 का साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एंटर कर रहा है, नोड की तरफ जा रहा है। अब I4 की वैल्यू कितनी है, 4। I2 की वैल्यू 5, I3 की वैल्यू 7, I4 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एंड I5 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 6 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो I4 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 एम्पियर। 12 एम्पियर जो होगा हमारा आंसर होगा। अब प्रॉब्लम्स है जो खुद आपको सॉल्व करनी है। आपके जो सेल्फ असेसमेंट के लिए मैंने जहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स रखी हैं, एक जो है KVL के रिलेटेड है, दूसरी जो है KCL के रिलेटेड है। आप इसको सॉल्व करो और इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को कितना आंसर आया है, और उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद हम, यदि आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मेरे को ये पता चल जाएगा कि आपको समझ लग रही है। ओके स्टूडेंट, मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हैं, आप धीरे धीरे अपना जो कॉन्फिडेंस है नेटवर्क को, सर्किट्स को सॉल्व करते करते बढ़ा सकते हैं। सो ध्यान से इसको, अगर आपको नहीं समझ लगी इस न्यूमेरिकल की, आप वीडियो को एक बार फिर देख लीजिए। जिस सेक्शन का नहीं पता चला उसको एक बार फिर देख लीजिए। होप सो कि आपको समझ लग गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।